Hello dear learners, how are you? I hope you all are doing well. Myself चौधरी अभिजीत और मैं आज आपको समझाने वाला हूँ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। उससे पहले हम ये समझेंगे कि ब्रीदिंग क्यों ज़रूरी है, ब्रीदिंग क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, ब्रीदिंग क्या है या ब्रीदिंग क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैट्स, O2 इज़ इनडायरेक्टली इन्वॉल्व। यदि ये मैं कहूँ कि ये अपने पास ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, फैट्स हैं, इनका हमें ऑक्सीडेशन करना है और वो प्रोसेस हमारे सेलुलर लेवल पर होती है। उस प्रोसेस में ऑक्सीजन की नीड होती है। ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन के बिना तो हो नहीं सकता ना। तो सबसे पहले अपन याद रखेंगे कि जो ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है उनमें ऑक्सीजन की इनडायरेक्टली नीड होती है, डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होता है ऑक्सीजन का। यदि आपको स्टेटमेंट कहीं मिले क्वेश्चन में किसी कोचिंग के क्वेश्चन में कि फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट O2 इज डायरेक्टली इन्वॉल्व, तो ये स्टेटमेंट अपना गलत हो जाएगा बच्चों। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ब्रीदिंग इज एक्सचेंज ऑफ O2 ऑफ एटमॉस्फेयर एयर from CO2 produced in body, also called as ventilation। ब्रीथिंग क्या है? वैसे तो सांस लेने को अपन रेस्पिरेशन बोलते हैं, जबकि वो गलत है। सांस लेना लाइक एक्सचेंज ऑफ एयर होती है, उसे ब्रीथिंग कहते हैं। और एक्सचेंज ऑफ एयर कैसे होती है? तो जो अपनी ऑक्सीजन होती है एटमॉस्फेयर की, उसे अपने लंग्स से फिर बॉडी ब्लड सेल्स से, और ब्लड सेल्स के थ्रू फिर टिश्यू लेवल पर पहुंचाना, और फिर टिश्यू लेवल पे जो CO2 प्रोड्यूस हुई है उसे वापस लंग्स तक और लंग्स से एटमॉस्फेयर एयर में ले जाना, इसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन से मतलब है कि सेलुलर लेवल पर जो रेस्पिरेशन होता है, एक्चुअल रेस्पिरेशन होता है, जहाँ ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करके या ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होके अपने पास CO2 वाटर प्लस एनर्जी बनती है, उसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। मतलब एक रिएक्शन है। इसके अलावा हम समझेंगे, ये पूरा एक चैप्टर है प्लांट में, प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर है रेस्पिरेशन, वहाँ अपन इसको समझते हैं। उससे पहले ही अपन यहाँ पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करेंगे। ये होंगे डिफरेंट एनिमल किंगडम के हिसाब से अपन इन्हें देखेंगे। तो पहली चीज़ ध्यान रखिएगा कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, जो अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो किस किस पे डिपेंड करते हैं? डिपेंड ऑन हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? डिपेंड ऑन हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिपेंड ऑन हैबिटेट का मतलब क्या है? हैबिटेट से मतलब वो किस प्रकार के वातावरण में रहते हैं, किस टाइप के एनवायरनमेंट में वो रहते हैं। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मतलब होता है कि उनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, लाइक वो सेलुलर है, टिश्यू लेवल का है उनमें, या टिश्यू सिस्टम है, या सिस्टम ऑर्गन है, कैसा उनका लेवल है बॉडी का। तो आगे बात करते हैं जो अपने पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, जो पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थेस हैं। लाइक ये अपने 4 किंगडम है मेनली। 4 किंगडम में जो रेस्पिरेशन होता है वो सिंपल डिफ्यूजन ओवर बॉडी सरफेस, मतलब सीधी सी बात याद रख लेंगे कि सबसे पहला जो लो लेवल का होता है वो होता है सिंपल डिफ्यूजन ओवर बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस के द्वारा एयर का एक्सचेंज किस किस में होता है? पोरिफेरा में होता है, सिलेंट्रेटा में होता है, टीनोफोरा में होता है और प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम में होता है। ये 4 फाइलम अपन याद रखेंगे। एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है प्लेटीहेल्मिन्थेस का, प्लेनेरिया, ध्यान रखें। अगला जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है क्यूटिनस रेस्पिरेशन और थ्रू स्किन, क्यूटिकल स्किन। इसका अपन याद रख लेंगे तो इसका अपन याद रखते हैं, जो क्यूटिनस रेस्पिरेशन है वो थ्रू आउट स्किन होता है, और क्यूटिकल बोलते हैं उसको, स्किन को, वो मॉइस्ट स्किन होती है हल्की सी। ये पाया जाता है अर्थवॉर्म में एंड फ्रॉग में भी पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो सेल रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है ट्रैकेल ट्यूब्स।
ट्रैकियल ट्यूब्स अपने को देखने को मिलती हैं टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट माने तो कीड़े, जैसे कॉकरोच में यही देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन थ्रू आउट गिल्स। जो ब्रोंकियल रेस्पिरेशन होता है, जो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है उसे अपन ब्रोंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये अपने को देखने को मिलता है एक्वाटिक ऑर्थोपोडा, मोलस्का एंड हेमिकॉर्डेटा एंड फिशेस। दोबारा से सुन लीजिए, जो रेस्पिरेशन थ्रू आउट गिल्स होता है उसे अपन ब्रोंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। ब्रोंकियल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है एक्वाटिक ऑर्थोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा, फिशेस। इसके बाद जो अपना हायर लेवल रेस्पिरेशन ऑर्गन है वो है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। एक हायर लेवल रेस्पिरेशन है जो लंग्स के थ्रू होता है। और ये कहाँ मिलता है? ये देखने को मिलता है अपने टेरेस्ट्रियल, जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होंगे लाइक ऑर्थोपोडा टेरेस्ट्रियल में, मोलस्का टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एविज और अमीबल्स में मेनली देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब बात करते हैं अपना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी पैसेज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कंडक्टिंग जोन, दूसरा है रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन से मतलब होता है ये एयर को एक पर्टिकुलर पैलेस से लंग्स के अंदर तक पर्टिकुलर पैलेस तक पहुंचाता है। यहाँ कोई भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता है। जबकि रेस्पिरेटरी जोन की बात करें तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एयर होता है। तो स्टार्ट करते हैं कंडक्टिंग जोन कहाँ से स्टार्ट होता है एंड कहाँ पे एंड होता है। तो सबसे पहले याद रख लेंगे जो कंडक्टिंग जोन है वो आउटर एयर को लेके आता है। एक्सटर्नल एयर से स्टार्ट होता है, नोस्ट्रल से, नेजल चैम्बर, इंटरनल एयर्स, फेरिंग्स, ग्लॉटिस, लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकियाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स और लास्ट है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। यहाँ तक देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एरिया कंडक्टिंग जोन बनाता है गाइस। यहाँ पे नो एक्सचेंज ऑफ एयर होता है, यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज ऑफ एयर नहीं होता है। बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी जोन की, तो ये होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स से एयर आती है, जैसे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स से एयर आती है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स इसका पार्ट है, एल्वियोलर डक्ट इसका पार्ट है और एल्वियोलाई इसका पार्ट है। तो वापस एक बार और देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी पैसेज है उसे दो पार्ट में डिवाइड किया है, कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग और रेस्पिरेटरी जोन, कंडक्टिंग जोन के पार्ट है एक्सटर्नल एयर से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और रेस्पिरेटरी जोन के पार्ट्स हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स से लेके एल्वियोलाई तक। बात करते हैं नेजल चैम्बर की, तो जो स्पेस इनसाइड नोज इज नेजल पैसेज विच इज डिवाइडेड इनटू नेजल चैम्बर्स बाय नेजल सेप्टम। सीधी सी बात कहें कि जो नोज के अंदर का स्पेस है वो नेजल पैसेज है, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। और दो पार्ट में डिवाइड किसकी हेल्प से होता है? नेजल सेप्टम की। अगला इसका काम क्या है? इट्स क्लीन, वार्म एंड ह्यूमिड और कूलिंग इनकमिंग एयर, मतलब जो एयर अपन एटमॉस्फेयर से लेते हैं वो उसे क्लीन करता है। यहाँ पे अपने हेयर्स पाए जाते हैं, वो उसको क्लीन करते हैं, वार्म करते हैं। लाइक बाहर का टेम्परेचर गर्म है और लाइक समर की बात है तो वो उसको कूल करेंगे एयर को, लेकिन बाहर बहुत ठंडी है, लाइक विंटर्स का टाइम है तो वो एयर बाहर की जो एयर होगी वो बहुत ठंडी होगी, उसे बॉडी टेम्परेचर पर लाने के लिए उसे गर्म करना पड़ेगा, उसमें ह्यूमिडिटी भी ऐड करते हैं। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं फेरिंग्स की। ए पोर्शन ऑफ फेरिंग्स इज कॉमन जंक्शन ऑफ फूड एंड एयर। लाइक ये तो नॉर्मल पॉइंट है, एनसीईआरटी में आप समझ भी होंगे कि जब अपन एक फेरिंग्स का कॉमन एरिया होता है जहाँ से फूड एंड एयर दोनों निकलते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि वाइल स्वेलिंग जब अपन भोजन को निगलते हैं वाइल स्वेलिंग द कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स कवर्स ग्लॉटिस टू प्रिवेंट फूड एंटर एंड लैरिंग्स। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स की एक कार्टिलेज बनती है जिसे अपन एपिग्लॉटिस बोलते हैं। वो जब अपन खाना खाते हैं तो वो लैरिंग्स को ढक लेती है जिससे कि खाना लैरिंग्स में ना जा पाए। आपने कभी कभी देखा होगा कि आप बोलते रहते हैं खाना खाते टाइम, तो कई बार वो खाना आपके लंग्स में एंटर कर जाता है तो यहाँ पे एकदम से खांसी आ जाती है, वही है यहाँ पे। अगली बात कर लेते हैं कि लैरिंग्स क्या है। लैरिंग्स साउंड बॉक्स कहते हैं अपन से,
एक कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है, कार्टिलेजिनस, ठीक है। इसमें वोकल्स कॉर्ड पाई जाती हैं जो साउंड प्रोडक्शन का काम करती हैं। ये कवर्ड होता है हाइलिन और इलास्टिन कार्टिलेज से। बात कर लेते हैं, डिफरेंस सा है मेल एंड फीमेल में। मेल में जो कॉर्ड्स होते हैं वो लॉन्ग एंड थिकर होते हैं, रीजन है एंड्रोजन हार्मोन। फीमेल में जो कॉर्ड्स होती हैं वो शॉर्ट एंड थिन होती हैं, जबकि मेल की पिच होती है लो होती है और फीमेल की पिच होती है हाई। अब बात कर लेते हैं ट्रैकिया के बारे में। 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स पर पाई जाती है, फ्रंट साइड में। जो ह्यूमन बॉडी का फ्रंट साइड होता है उसे अपन वेंट्रल साइड बोलते हैं, और जो बैक साइड होती है उसे टोटल साइड बोलते हैं। आगे का पॉइंट, ट्रैकिया एक्सटेंड अप टू 5th थोरेसिक वर्टिब्री। 5th थोरेसिक वर्टिब्री पे आते ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहला है लेफ्ट, सेकंड है राइट, प्राइमरी ब्रोंकियाई। ट्रैकिया इज एक्सटर्नली सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट हाइलिन कार्टिलेज रिंग्स। ट्रैकिया, ध्यान रखिए, एक्सटर्नली है, लाइक ये पाइप है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि ये पाइप है, तो जो रिंग है ना वो इसके एक्सटर्नल भाग में होंगी, ऊपर से होंगी, अंदर नहीं होंगी। और ये कह रहा है कि इनकम्प्लीट है, तो ये कंप्लीट नहीं होंगी, इनकम्प्लीट होंगी, लाइक दिस। ओके, अब आप पूछोगे कि सर भैया ये कंप्लीट क्यों नहीं है? तो इसके 2 रीज़न है। पहला तो रीज़न है कि जो अपना विंड पाइप ट्रैकिया होता है वो ईसोफेगस के आगे होता है। लाइक जैसे मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, जैसे तो याद रखिएगा, जो अपना ईसोफेगस होता है वो इधर होता है, पीछे ये रहा, और जो अपना ट्रैकिया होता है वो होता है आगे की पास है, ये रहा। तो जो घिरे होते हैं ना वो ऐसे घिरे होते हैं, ऐसे, जिससे कि पीछे सपोर्ट होता है। अपने पीछे भी एक पाइप होती है, जैसे अज्यूम कीजिए आपके सामने एक बोतल है, उसके पीछे भी एक बोतल है, जस्ट फ्रंट में आपकी एक बोतल रखी है, उसके पीछे भी एक बोतल है। तो आप जब पकड़ोगे ना आगे की बोतल को, तो आपके दोनों फिंगर एंड थंब के बीच में बोतल आएगी, एक्सटर्नली आपने पकड़ी हुई है, एंड वो दोनों के गैप में फंस जाएगी, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि दूसरी बोतल उससे जस्ट अटैच है, उसके जस्ट बाद में ही अटैच है, तो वो आप नहीं पकड़ पाओगे। समझे? आई होप क्लियर हो गया होगा। नहीं होगा तो आप कमेंट में पूछेगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद बात करते हैं कि ये कहाँ तक होते हैं इनकम्प्लीट रिंग्स। इनकम्प्लीट रिंग्स कहाँ तक होती हैं? तो ये अपना याद रख लेते हैं कि ये इनकम्प्लीट रिंग्स होती हैं डोर्सल साइड से इनकम्प्लीट होती है। लाइक तुमने फ्रंट से बोतल को पकड़ा तो फ्रंट से तो आपने उसको पकड़ लिया, लेकिन किस साइड से आप नहीं पकड़ पाए, डोर्सल साइड से वो अभी भी आपकी पकड़ में नहीं है। समझे? तो इनकम्प्लीट होती है डोर्सल साइड से, याद रखिएगा, पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद ट्रैकिया टू इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक अपने पास इनकम्प्लीट हाइलिन कार्टिलेज रिंग पाई जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन लंग्स की। ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, लिटिल पिंक होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ। बात करें तो ये है अपना मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है मैमल्स में। एट टाइम ऑफ बर्थ ये पिंक होती हैं, उसके बाद धीरे धीरे ग्रेस ब्लैक हो जाती हैं, डिपोजिशन ऑफ कार्बोक्सिनेज, मतलब जो भी कार्बन के पार्ट हैं, जितनी भी कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या जितने भी कार्बन के पार्ट होते हैं जो अपने लंग्स में अपन एयर लेते हैं, उसके बाद जब वहाँ कुछ पार्ट रह जाते हैं, बहुत मिनिमल पार्ट होते हैं, बहुत छोटे पार्ट होते हैं, वो रह जाते हैं, तो उनके बाद ये जब डिपोजिशन होता जाता है तो ये ग्रे टाइप में हो जाते हैं, थोड़े से ग्रेस कलर में। बात कर लेते हैं कि लोकेटेड ऑफ इनसाइड थोरेसिक कैविटी, इनकी लोकेशन होती है इनसाइड ऑफ थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी ध्यान रखिएगा, जो थोरेसिक कैविटी होती है एयर टाइट भी होती है, जैसे लिखने में नहीं आ रहा है, एयर टाइट कैविटी होती है, याद रखिएगा। देखिए राइट एंड लेफ्ट, याद रखिएगा, जो राइट साइड का अपना लंग्स होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं और लेफ्ट में 2 पार्ट होते हैं। लेफ्ट वाले के साइड में ना एक कार्डिक नोच होती है, वो सही से दिख नहीं रही है प्रॉपर, बट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ये भी यहाँ पे एक कार्डिक नोच होती है जो प्रॉपर दिख नहीं रही है अभी, लेफ्ट साइड में होती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हार्ट अपना यहाँ पे पाया जाता है। बात करते हैं राइट साइड में 3 डिवाइड होते हैं, तो उसमें 2 फेयर्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक ऑब्लिगेट। इसमें एक ही होता है ऑब्लिगेट। ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि लाइक राइट वाले में 3 सेकेंडरी ब्रोंकी पाई जाती हैं, 10 टर्सरी ब्रोंकी पाई जाती हैं, मोर वॉल्यूम होती है, जबकि
लेफ्ट वाले की बात करें तो इसमें 2 सेकेंडरी ब्रोंकिया पाई जाते हैं, 8 टर्सरी पाई जाती हैं, लेस वॉल्यूम होती है। नेक्स्ट टॉपिक प्लूरल मेम्ब्रेन। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आता तो नहीं है बट आप याद रख सकते हो कि इसका काम क्या है, मेनली यही पूछा जाता है पेपर्स में, और ये पूछा जाता है कि कौन सी साइड से कौन सी मेम्ब्रेन जुड़ी होती है। ये डबल मेम्ब्रेन होती है, 2 पार्ट होते हैं इसके, पैरेटल और विसरल। पैरेटल की मैं बात करूँ, ये कनेक्ट लंग्स टू थोरेसिक लाइनिंग। जस्ट लाइक ये समझिए, दिस इज योर लंग्स एंड दिस इज योर थोरेसिक कैविटी। तो जो ये वाली इसकी 2 लेयर है, लेयर ये रही और इसकी एक लेयर ये रही, ठीक है। अब ये याद रखिए, जो ये बाहर वाली होती है ना, ये वाली, ये जो बाहर वाली लेयर है, इसे अपन पैरेटल प्लूरल कहते हैं। ये कनेक्ट लंग्स टू थोरेसिक लाइनिंग, ठीक है। कनेक्ट थोरेसिक, इट इज ए आउटर कवरिंग ऑफ लंग्स, देख ही लिया होगा आपने। विसरल की बात करते हैं, जो भी मैंने ग्रीन वाली बनाई थी, वापस से बना देता हूँ। ये वाली ग्रीन वाली जो है, ये है अपनी विसरल प्लूरल। ये इनर कवरिंग ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, बट ये आउटर वॉल ऑफ लंग्स होती है, ध्यान रखिएगा। इट फॉर्म सरफेस ऑफ लंग्स, ये सरफेस फॉर्म करती है लंग्स की। मेन ध्यान रखने वाली बात यही है कि प्लूरल मेम्ब्रेन 2 पार्ट में डिवाइड होती है, पहला है पैरेटल, दूसरा है विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। पैरेटल, विसरल। फर्स्ट की बात कर लेते हो तो ये लंग्स को कनेक्ट करती है थोरेसिक लाइनिंग से, और दूसरी बात करते हैं आउटर वॉल ऑफ लंग्स बनाती है, बट ये इनर कवरिंग होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं प्लूरल फ्लूइड से क्या अपने को फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है। तो सिक्रेटेड बाय बहुत प्लूरल, दोनों प्लूरल इसको मिलके सिक्रेट करते हैं। प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लंग्स, अभी देखा कि आपने जस्ट यहाँ पे दोबारा देख लीजिए कि ये कोई लंग्स का पार्ट है। ये अपनी विसरल है, सॉरी ये अपनी विसरल, वेट में हाईलाइट से बना देता हूँ। ये अपनी विसरल लाइनिंग और ये अपनी पैराइटल है। तो इन दोनों के बीच में कैविटी है, यहाँ पे विसरल फ्लूइड मिलता है तेरा, तो सरफेस ऑफ लंग्स पे ही पाया जाएगा, अपन ये कहेंगे, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट लास्ट पॉइंट रहेगा इसके कि फंक्शन क्या है। फंक्शन की बात करें तो रेडियस फ्रिक्शन बिटवीन प्लूरल मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में फ्रिक्शन को कम करता है। सरफेस टेंशन ऑफ प्लूरल फ्लूइड कम करता है। बाइंड्स टू मेम्ब्रेन टुगेदर, सरफेस टेंशन को कम करता है, फ्रिक्शन को कम करता है और दोनों मेम्ब्रेन्स को बाइंड करके रखता है। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक, एल्वुलाई इरेगुलर वर्ल्ड कप शेप पाउच टाइप स्ट्रक्चर होती है, इससे अपन आउट पाउचिंग स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। पाउच 300 मिलियन से भी ज़्यादा एल्वुलाई होती है दोनों लंग्स को मिला के। गैसियस एक्सचेंज के लिए लार्जेस्ट सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। हाईली वैस्कुलर होती हैं। हाईली वैस्कुलर का मतलब है यहाँ पे फ्लो ऑफ ब्लड बहुत हाई होगा। अब बात कर लेते हैं एल्वुलाई। एल्वुलाई की जो आप ये लाइनिंग देख रहे हो, ये जो सेल्स हैं ये हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, जो गैसियस एक्सचेंज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद जो आप ये दूसरी सेल्स देख पा रहे होंगे, इन्हें टाइप 2 एपिथेलियम कहते हैं और एक क्यूबोइडल होती हैं। ये एल्वुलर फ्लूइड सीक्रेट करते हैं, इसका काम आप आगे देखेंगे। उससे पहले आप ये देखिए कि जो थर्ड सेल्स की लाइनिंग है ये है एंडोथीलियम है। ये भी एक प्रकार का सिंपल एपिथेलियम ही है। और जो इन दोनों के बीच में प्रेजेंस है, ये देखो, ये जो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है, सही नहीं दिख रहा, वेट नहीं दिख रहा,
अपन इसको ग्रीन कर लेते हैं, प्रॉपर देखिएगा। ये जो आपको थर्ड स्पेस दिख रहा है ना, ये ग्रीन ग्रीन, ये होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये नॉन लिविंग होती है, ध्यान रखिएगा गाइस। फर्स्ट जो लाइनिंग मैंने आपको बताई थी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, वो लिविंग है। दूसरी जो मैंने आपको लाइनिंग बताई एंडोथेलियम की, वो भी लिविंग है। लेकिन जो थर्ड मेम्ब्रेन होती है, बेसमेंट लेयर होती है, ये नॉन लिविंग होती है, नॉन सेलुलर भी बोल सकते हैं उसको। बात करते हैं कि सिक्रेशन ऑफ सिक्रेटेड, हाँ अपन एल्वुलर फ्लूइड की बात कर रहे थे, तो सिक्रेटेड सेकेंड टाइप एपिथेलियम से। इसका काम है, इसमें लेसिथिन पाया जाता है एज ए सर्फेक्टेंट विच प्रिवेंट्स सरफेस टेंशन, ये सरफेस टेंशन को कम करता है। तो गाइज इसके बाद अपन आज का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, स्टेप्स इन रेस्पिरेशन, जिसमें पहला स्टेप है पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसका सीधा सा मतलब है कि आपने एटमॉस्फेयर एयर से जो एयर इनसाइड लंग्स लिए और जो सेलुलर लेवल से सेल से जो एयर आप लंग्स की एल्वुलाई मिलाए उसे आउट करना और इनको आउट, लाइक ये एयर ऑफ एक्सचेंज इसमें पढ़ते हैं। दूसरा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में अंतर होता है। ब्रीदिंग होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जबकि रेस्पिरेशन का मतलब है प्रॉपरली सेलुलर लेवल पर। यहाँ पे दो मीनिंग लिए हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब है जो गैसेस एक्सचेंज बिटवीन एल्वुलाई एंड ब्लड। दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। फोर्थ है इंटरनल रेस्पिरेशन, इसका मतलब है टिश्यू लेवल पर अपन गैस का एक्सचेंज कर रहे हैं। एंड फोर्थ है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो गाइस थैंक यू। इफ़ आपको अभी भी कोई भी किसी भी टॉपिक में या किसी पर्टिकुलर लाइनिंग में डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल आरोहण नीट पे मिल जाएगी, आप सर्च कर सकते हैं, डायरेक्ट लिंक दे दूंगा मैं चैनल के अबाउट में। और आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, हम क्या बेटर कर सकते हैं आने वाली वीडियो में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।